सब लोग इसको देखिएगा। इस पेपर में आपको दिख रहा है कि ये जो पेपर हुआ था इसमें 70 आउट ऑफ 80 पर ए था, और ए स्टार उस सेशन में पाकिस्तान का पेपर है 147 आउट ऑफ 160 फॉर ए स्टार था। मैं इस पेपर का रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। आप सब लोग इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। अगर आपके पास पास पेपर बुक है, जो होनी चाहिए ईयरली पास पेपर जो बुक होती है ना, उसमें जगह होती है लिखने की, तो आप उसी में सॉल्व करोगे तो सबसे अच्छा इंपैक्ट आएगा। कहते हैं अ कोन ऑफ हाइट 8 centimeter, base radius 6 centimeter is placed over a cylinder of radius r and height h and is in contact with the cylinder along the cylinder's upper rim. The arrangement is symmetrical and the diagram shows a vertical cross section through the vertex of the cone. Use similar triangle to express h in terms of use similar triangle to express h in terms of r. अब देखो ये h है और ये वाली साइड r है। मेरे पास एक तो बड़ी ट्राइंगल आपको दिख रही है। इस बड़ी ट्राइंगल में एक साइड 6 है, एक 8 है। जो छोटी वाली ट्राइंगल है ये वाली इसमें ये साइड h है। अगर ये साइड r है तो क्या ये छोटी वाली साइड निकल सकती है? ये जो देखो ये वाली साइड, क्या ये साइड हम निकाल सकते हैं? ये जो छोटी साइड मैंने मार्क की है, अगर आप इसको निकालने के लिए जाते हैं तो टोटल तो 6 है, उधर वाली साइड अंदर वाला डब्बा r है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस r। देखो ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी पहला जो पार्ट है उसकी वर्किंग देखें। सिंपल आप रेशो बना लें, और रेशो बना के दो ट्राइंगल्स बना के सॉल्व किया है मैंने। आप लोग भी इसको देखिएगा। इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही थी, एक छोटी ट्राइंगल थी और एक बड़ी ट्राइंगल थी। जो बड़ी ट्राइंगल है वो है 8 और 6।
छोटी ट्राइंगल है 6 माइनस आर और एच। तो ये पहला पार्ट आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट शुरू करें। ये सवाल मैक्सिमा मिनिमा पे लग रहा है। अब जो अगला पार्ट है, अब अगला पार्ट देखिएगा। देखिए, अब जो अगला पार्ट है वो देखें। इसमें ये कहता है कि पढ़ो। He says the hence show that volume V of the cylinder is given by this. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये वो मेंसुरेशन टाइप क्वेश्चन है ना, वो है। तो तुम पहले तो फॉर्मूला लिख दो, फिर तुमने ऊपर एच का रिलेशन बनाया हुआ है, वो जो ऊपर तुमने एच का रिलेशन बनाया ये वाला, इसको तुम यहां पुट करो और यहां पुट करके फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। मुस्कान, हमारा ये पहला ही क्वेश्चन चल रहा है। आप पेपर निकाल लें। नवंबर 15 है, नवंबर 15 22 वो निकाल लें। नवंबर 15 22 क्वेश्चन नंबर, नवंबर 15 22 क्वेश्चन नंबर है 7 मेरा ख्याल है। चलो आप लोग मुझे इसको सिंप्लीफाई करके दे दो। ये फॉर्म लाने को कह रहे हैं। ये शो वाला क्वेश्चन होता है, मेंसुरेशन में हमेशा ऐसे ही आता है। चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट करो, फिर अगले पार्ट पे चले।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू प्लीज री एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बिकॉज ये मेरा पेपर में भी आया था, मैंने छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेंस्ट्रुएशन में, बताओ। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर। ऊपर हमने h की वैल्यू निकाली हुई है, वो पुट करो और बस ब्रैकेट खोल दो, और तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये तो ओ लेवल सर मैथ्स, वही कैसे निकाली वो समझ नहीं आ रहा। वो तो सिंपल रेशियो तब है, क्योंकि मतलब कैसे हम निकालते हैं ताकि उसको रिप्लेस कर। क्या चीज, जो इसका पहला पार्ट है वो सिंपल रेशियो है। इसमें तुम देखो कि तुम्हें एक छोटी ट्राइंगल नजर आ रही है, ये छोटी ट्राइंगल है। ओ लेवल मैथ्स में एक चैप्टर है ना सिमिलर फिगर, और ये एक बड़ी ट्राइंगल है, देखो ये वाली बड़ी ट्राइंगल की एक साइड 6 है, दूसरी 8 है। छोटी ट्राइंगल की ये साइड h है और ये 6 माइनस r है। सिमिलर फिगर है, और सिमिलर फिगर पे रेशियो लगाई है मैंने। रेशियो लगा के सिंप्लीफाई करें तो h आ जाएगा। उसने कहा था h इन टर्म्स ऑफ r निकालें। सब लोग पार्ट नंबर 3 पे चले जाओ। पार्ट नंबर 3, इसमें एक बच्चे के पास आंसर आ रहा है 4। सब लोग पार्ट 3 सॉल्व करो और मुझे पार्ट 3 का फिर आंसर बताओ। ठीक है, अब जिन लोगों ने इसको कर लिया वो अब सवाल के तीसरे पार्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ है गिवन दैट r कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हिच गिव्स अ स्टेशनरी वैल्यू फॉर v, फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू v इन टर्म्स ऑफ पाई एंड डिटरमाइन इट्स नेचर। ये इसके दे रहा है 6 मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स है, लेकिन फ्री के मार्क्स हैं, आप यहां से पिक कर लो। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बना हुआ है, आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बना हुआ है और आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। तो इससे शुरू करो, इस वॉल्यूम के फॉर्मूला को लो 8 पाई आर स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करके आप मुझे बता दो आंसर। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना पड़ेगा। सर जी सर फैसल बोले बोले। सर फैसल जैसे कॉट इज इक्वल्स टू 1/10 tan ना, जी जी तो कभी भी हम कॉट स्क्वायर को एज 1/10 स्क्वायर ले सकते हैं। बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपको कोई आइडेंटिटी सॉल्व करनी है तो उसको कन्वर्ट करके 10 बना देना चाहिए। और कॉट स्क्वायर को कभी भी हम साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ले सकते हैं, आई मीन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। बिल्कुल ये भी ले सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ओके सब लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा। अभी तक एक बच्चे ने आंसर बताया।
इसमें आर की वैल्यू निकाल कर देनी है पहले। मेरे पास आर की वैल्यू ताहा कह रहे हैं 4 आ रही है। आर की वैल्यू ताहा के पास आ रही है 4, और किसी के पास अगर आ रही हो वैल्यू, आर की वैल्यू आए तो बताएं। तो आर की वैल्यू आ रही है 4। मैंने इसका एक सजेस्टेड सोल्यूशन ग्रुप पे डाला है। मैंने इसका एक सजेस्टेड सोल्यूशन ग्रुप पे डाल दिया। आर की वैल्यू आ रही है 4, और इसमें दूसरे बच्चे का कहना है कि वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव लगाओ, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, और उससे फिर जब आर की वैल्यू डालोगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो मिनिमम होगा, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आए तो मैक्स होगा। बाकी लोग अपना फीडबैक जल्दी से दे दें ताकि हम आगे जा सकें। ये वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमें आर की वैल्यू तो मिल गई है, अब हमें बताना है मैक्सिमम मिनिमम। चलें, हमने सवाल को पूरा टाइम दे दिया। अब इसमें जिन लोगों ने मेरे पास मुस्कान मैक्सिमम आ रहा है, मैंने उसकी वर्किंग ग्रुप पे शेयर की है, अगर आप लोग देखना चाहें तो ग्रुप पे देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर निकाल लें 6। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 असल में मिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री भी है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी है, तो कर लेना चाहिए। Question number 6. The figure shows part of the graph of this equation. Find the value of each of the integers a, b and c. मैंने इसकी रिवीजन क्लासेस करवाई थी। देखो, जो नंबर साइन कॉस के साथ ये लिखा हुआ है b, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, और ये जो अंदर नंबर लिखा होता है c, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी पीरियड। और ये जो नंबर होता है a,
इसका मतलब है कि ग्राफ कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया। सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले आप वर्चुअल एक्सिस आइडेंटिफाई कर लो कि सवाल का वर्चुअल एक्सिस जो है ना वो ये है वर्चुअल एक्सिस। अगर आप वर्चुअल एक्सिस आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर आप, अगर आप वर्चुअल एक्सिस आइडेंटिफाई कर लो तो फिर आप क्या करो कि आप मुझे इसका पहले तो एम्पलीट्यूड निकाल दो। पहले आप मुझे इसका एम्पलीट्यूड निकाल दो। हाँ, इसमें बी की वैल्यू आप बता रहे हो 5। चलो देख लेते हैं, पहले एम्पलीट्यूड का फैसला कर लो। एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ये नंबर है, ये देखो, ये एम्पलीट्यूड है। अब तुम देख लो कि तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 5, तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा। एम्पलीट्यूड जैसे फिजिक्स में निकालते हैं ना, तुम अगर इसको नोट करो तो तुम गए हो 3 से 5। अब तुम्हारे पास ये नंबर है 3 और ये 5, तो 5 माइनस 3 कर दो तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड आ रहा है 2, सही है। तो पहले एम्पलीट्यूड हाँ था, वैल्यूज ठीक है। इसमें एम्पलीट्यूड का मतलब है बी, तो अगर मैं बी निकालता हूं तो बी आ रहा है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू तो 2 आ गई। अब चलो ये देखें कि ए कितना है। ए का मतलब होता है ग्राफ ऊपर कितना गया है। ग्राफ को आपने, ग्राफ होता तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो तुम ये देखो कि तुम इस ग्राफ को तुमने यहां से उठाया और तुम यहां तक लाए, कितना लिफ्ट किया तुमने। ये जो लिफ्ट है ना, ये बेसिकली ए है। तो ये नजर आ रहा है कि ग्राफ को हमने लिफ्ट किया 3 तक, तो ए की वैल्यू है 3। सी की वैल्यू है 4। अब सी वाला पार्ट जरा ट्रिकी है। सी का मतलब है कि 360 में कितने साइकिल हैं। आप ये देखो कि 360 का मतलब क्या है, 2 पाई। जब तुम सी निकालने लगो पेपर में कभी भी, तो तुम गौर से देखो कि तुम ये जो लिखा हुआ है ना सी, देखो ये सी, इस सी को रिलेट करो किसके साथ, 2 पाई के साथ। अब जब तुम इसको 2 पाई से रिलेट करोगे तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये 2 पाई है। आप सब लोग देखो कि 2 पाई में कितने साइकिल हैं। अगर मैं यहां तक आऊं तो ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, ये है तीसरा साइकिल। और अगर मैं यहां तक आ जाऊं तो देखो साइकिल कितने हो गए। सब लोग गिनिएगा 2 पाई में कितने साइकिल हैं। हाउ मेनी साइकिल्स इन 2 पाई। बताओ 2 पाई में कितने साइकिल्स हैं। मैंने आपके सामने टिक भी लगाए हैं, तो 2 पाई में गिनेंगे। अगर आप 2 पाई में गिनोगे तो देर आर 4 साइकिल्स। सी का मतलब क्या होता है, जो नंबर एंगल के साथ लिखा होता है, सी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 2 पाई या 360 समझ लो। तो अगर आप गिनोगे तो देर आर 4 साइकिल्स। तो अगर कोई भूल गया हो तो वो दोबारा नोट कर ले। सी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 360 और 2 पाई। अगर मैं ये रूल सामने रखूं तो मेरे पास सी की वैल्यू है 4। चलो सब लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लो। पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए तो फिर पार्ट 2 पे चलते हैं, अगले पार्ट पे।
अब जिन्होंने अगला पार्ट किया है, वो मुझे उसका फीडबैक दीजिएगा। जिन्होंने अगला पार्ट शुरू कर दिया है वो उसका फीडबैक दे दें। b cos 8 cos 4x, ओके ठीक है। अगर इसमें ये सारी वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं, अगला पार्ट कहता है यूजिंग योर वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फाइंड डिफरेंशियल a प्लस बी साइन एक्स। ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, डिफरेंशिएट करो। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और एंगल का डेरिवेटिव 4 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो। चलें, अब इसमें ये वाला पार्ट हो गया। अब आप लोग इसका देखिएगा, पार्ट नंबर ये वाला देखें। कहते हैं द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पाई बाय 2, 3। कैलकुलेटर को बेहतर है रेडियन मोड में कर लें, कैलकुलेटर को रेडियन मोड में शिफ्ट कर दें क्योंकि इसमें वैल्यू डलनी है पाई बाय 2। नॉर्मल की इक्वेशन का आपको फॉर्मूला तो पता है, पीछे आप डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकाल चुके हैं। बस ये याद रखिएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो असल में टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका फॉर्मूला जब बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब बनेगी तो वो क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन m, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1। सब लोग ये वाला पार्ट करके दें, ये वाला पार्ट करें।
ठीक है, अब आपने इसको कंप्लीट कर लिया और इसको कंप्लीट करके अब ये करके दें, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस, ये वाला देखें। सर इक्वेशन टू द नॉर्मल -1/m तो नहीं होगा फिर? ये मैंने गलत कर दिया ये इसको। आपने m क्यों? मैंने जी क्या किया है कि मैं आपको सही बता रही हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है वो टेंजेंट की निकाल ली है। यहाँ तक तो ये सही है, यहाँ तक जो मैं लाया हूँ यहाँ तक ये सही है, यहाँ से गलत हो गया। मुझे यूज करना चाहिए था -1/m। तो ये जो मेरा स्टेप है ये वाला, ये गलत हो गया। ये वाली जो है ना, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लो, इक्वेशन यही रहेगी लेकिन ये -1/m हो जाएगी। बिल्कुल, आंसर को पाई में छोड़ना अच्छी बात है, बल्कि अगर आप आंसर को पाई में छोड़ेंगे तो एक्चुअली दैट इज बेटर। अगर आप पाई को, जैसे मैंने भी यहाँ जो गलती की हुई है लेकिन इसमें मैंने आंसर पाई में छोड़ा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू लीव द आंसर इन पाई। पाई में, ई में, एलएन में, इनमें आजकल एग्जामिनर अच्छा फील करते हैं कि आप आंसर को बिला वजह में डेसिमल में लेके ना जाएं, उससे वो प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो जो साइंटिफिक नोटेशन वाला मसला होता है ना। चलो अब हम कर रहे हैं पार्टिकल मैकेनिक्स, जो हमने एजेंडा में रखा था। हम लोग कर रहे हैं पार्टिकल मैकेनिक्स और इसका पहला पार्ट पढ़िएगा। हाँ सही है, गुड, सही आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, ये उसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है। पहले क्वेश्चन रीड कर ले।
जरा इस पे अभी बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, मतलब इट्स नो डाउट के देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन, और इट डिपेंड्स एक्चुअली इन द नेक्स्ट 10 days। अगर हमारे यहाँ सिचुएशन 10 days में बेहतर हो गई पाकिस्तान में, तो आवर गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू गो फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि पिछली में तो बड़ा मेस हुआ था। तो इसलिए जो नेक्स्ट 10 days हैं, हमने एग्जाम भी 10 days आगे करा लिए हैं ओ लेवल के ना, तो शायद उसका टाइम टेबल भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अभी ये है कि अगले 10 दिनों में आई थिंक, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व कि क्या आता है कोविड का सिचुएशन, और उसके केस में फिर वो ये होगा कि दे विल एक्चुअली गो फॉर इट, के पेपर करवा सकते हैं अगर ये बेहतर हो गई सूरत। कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड। चलो ये करो, ये वाला पार्ट करें। नहीं, मेरे ख्याल में वो कैंसिल नहीं हुए, जहां तक मेरी नॉलेज है कैंप का पेपर 2 कैंसिल नहीं हुआ अभी तक। मेरे इल्म में तो ये है कि वो आगे जाएंगे। अब ये हो सकता है कि वो नवंबर में चले जाएं, ये भी हो सकता है कि वो 10 दिन का आगे का जो केस है उसमें हो सकता है वो रीस्केड्यूल में जून में आ जाए। अभी उस पर मेरे ख्याल में तो फाइनल नहीं हुआ। चलो पढ़ो। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड। मेरे पास ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट कैसे बना सकते हैं, अगर आप इसको देखें, ये मुझे वेलोसिटी को मुझे वेलोसिटी को इंटीग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट बनाना है, तो आप इंटीग्रेशन पे चले जाओ। चलो अब आपने अगर डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन कर दी है तो मुझे चेक कर, मुझे शेयर कर दें। देखिए ये आ रहा है।
देखिए, using the substitution u is equal to e power 2x or otherwise find the time when the particle is at rest. अब ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करो और फिर वो टाइम निकालो जहां पार्टिकल रुक जाएगा. रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी को जीरो कर दो. रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी को जीरो कर दो. तो तुम इसका वर्किंग ये क्या करोगे? तुम ये करो कि सबसे पहले तुम इक्वेशन में जाओ, e पावर -2t को नीचे शिफ्ट कर दो. ये वाली चीज u बन गई, ये भी u है -1. फिर इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करके u की दो वैल्यूज निकलेंगी और फिर उसको सॉल्व करो तो तुम्हें जो है वो फिर आगे उसकी वैल्यू मिल जाएगी. जब हम एक साइड से e हटाते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो ln आता है. जब नेगेटिव हो तो ln बाउंस हो जाता है. सब लोग ये वाली वर्किंग देखिएगा.
चलें, अब इसमें जब आप ये वाला पार्ट कर लें तो अगला पार्ट कर दें, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, इसमें देखो कि लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन एट दिस टाइम। एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे, क्योंकि हमारे पास तो वेलोसिटी है। हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, उससे एक्सेलरेशन आ जाता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, अब जो लिखा हुआ है ना ये वन, वन तो जीरो हो जाएगा, वन का तो डेरिवेटिव जीरो होता है। वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। अब यहां देखो -2t, अब ये जो -2t है इसमें क्या होगा कि आप करते क्या है कि आपके पास डेरिवेटिव निकलेगा पहले, और डिफरेंशिएट करके आप पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जब ई को डिफरेंशिएट करके लिखते हैं तो ई वापस आता है, लेकिन ई की पावर लिखी हुई है 2t, तो इस 2t का डेरिवेटिव है 2, वो आएगा। और फिर आप उसमें ना t की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है, तो ये जो आपके पास t की वैल्यू है इसको आप यहां पुट कर दें और यहां पुट कर दें, दोनों जगह। चलें, इसको पूरा कर लें, फिर आज का काम यहीं तक है। ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लें, फिर क्लास यहाँ खत्म है। सर, अगर मैं ई रेज टू द पावर -2t को डिनोमिनेटर की प्लेस पे लेके जा रही हूँ तो आंसर 42 आ रहा है। डिनोमिनेटर कहाँ, डिनोमिनेटर तो इसमें कहीं नहीं है। सर मतलब ये जो पावर माइनस में है उसको पावर इंडेक्स को पॉजिटिव करने के लिए, हाँ, तो फिर वो आप कैलकुलेटर में कोई सेंटेक्स तो 41। करो। कैलकुलेटर में आप माइनस पुट कर सकती हो पावर में जाकर। आप कैलकुलेटर में आप जब ई लिखो तो ब्रैकेट ओपन करो, -2, नहीं सर, उसमें कोई सर आई जो पावर ई की पावर -2t है ना, पॉजिटिव बन जाएगी ना डिनोमिनेटर में आके, वो किया है मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। बता रहा हूँ ना कि आप इसमें कोई सेंटेक्स एरर हो रहा होगा। आप इसको या तो एक एक स्टेप अलग अलग कर लें। आपने क्या e⁻2t कैलकुलेट किया हुआ है? अगर आपने e⁻2t, नहीं सर, एक साथ। अगर आप एक साथ कर रही हैं तो उसमें लाजमी सेंटेक्स एरर हो रहा होगा, क्योंकि इसमें जब 1 अपॉन कर देते हैं तो आपको डबल ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, एक ब्रैकेट ई के लिए और एक उसकी पावर के लिए, वरना वो कैलकुलेटर क्या कर रहा होगा कि वो पहले ई से डिवाइड कर देगा, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो बेहतर ये कि आप नीचे लेके मत जाओ, आप कैलकुलेटर में पूरा यही लिख दो। पहले आप ई लिखो, ब्रैकेट ओपन, -2t, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेटर में आपको ई डायरेक्ट लिख सकती हैं।
हाँ मुस्कान, आपके पास आंसर है? ठीक है, अल्लाह हाफिज।